નમસ્કાર. ખબરદાર પાકિસ્તાન. અહીંયાથી હવે પાકિસ્તાને પણ ખબરદાર થઈ જવાની જરૂર છે, કારણ કે ભારત હવે એક્શન મોડમાં આવી ગયું છે. પુલવામા હુમલા બાદ દરેક ભારતીયોમાં પાકિસ્તાન સામે ફિટકાર છે. દેશમાં આક્રોશ અને ગુસ્સો છે. જનતા પાકિસ્તાન સામે કઠોર પગલાંની માંગ કરી રહી છે. લોકોનો ગુસ્સો એટલો બધો છે કે સોશિયલ મીડિયામાં તો જાણે કે યુદ્ધના મંડાણ થઈ ચૂક્યા છે. ભારત પાકિસ્તાન સામે કૂટનીતિ થકી દુશ્મન દેશને ઘેરી રહ્યું છે અને 40 થી 45 જવાનોની શહીદીએ દેશને હચમચાવી મૂક્યો છે. એટલે ભારતે પાકિસ્તાન જે ભાષામાં સમજે તે રીતે સમજાવવાની ચીમકી પણ ઉચ્ચારી છે. ત્યારે ભારત પાકિસ્તાનને ચારે તરફથી ઘેરવાની રણનીતિ બનાવી ચૂક્યું છે. પાકિસ્તાનને દુનિયામાં ખુલ્લું પાડવાની સાથે ભારતે પાકિસ્તાનને આર્થિક રીતે ફટકો આપવાની રણનીતિ બનાવી છે. ત્યારે ભારતે હવે પાકિસ્તાનને કહી દીધું છે કે ખબરદાર પાકિસ્તાન. તો આ મુદ્દે આપણે ચર્ચા કરીશું કે કયા કયા એક્શન લેવામાં આવી રહ્યા છે. ભારત તરફથી ફોર્સિસ તો ત્યાં ડિપ્લોય કરી દીધી છે, પરંતુ યુદ્ધ થશે કે કેમ, કે પછી યુદ્ધ પહેલાની આ રણનીતિ છે, અલગ અલગ રીતે ઘેરવામાં તો આવી જ રહ્યું છે પાકિસ્તાનને, પરંતુ કઈ રણનીતિઓ સાથે પાકિસ્તાનને જવાબ આપવા માટે ભારત આગળ વધી રહ્યું છે તે અંગે આપણે વાતચીત કરીશું. આ ડિસ્કશનમાં મારી સાથે જોડાયા છે अभिषेक मतिमान पूर्व प्रवक्ता છે संरक्षण मंत्रालयના. अभिषेक आपका स्वागत है. साथ ही जो हिरेन कोटक जी अपनी साथ जोड़ा है, सुरक्षा निष्णात अपनी साथ है. हिरेन कोटक जी आपનું પણ स्वागत है. बने मित्रों स्वागत है. अभिषेक जी, अभी जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि फोर्सेस तो डिप्लॉय कर दी गई है, इसके साथ कूटनीति से काम लेना चाहिए या फिर अब युद्ध ही एक हमारे पास उपाय रह गया है? परिस्थिति बहुत अच्छी है और संपूर्ण रूप से हमारे अनुकूल है. सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा. दूसरी बात रही फोर्सेस डिप्लॉय करने की. जो आज की जो न्यूज़ है, जो कहा जा रहा है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस की 100 कंपनीज जो डिस्पैच करी गई हैं वैली के लिए, हमें ये समझना चाहिए ये युद्ध के लिए नहीं भेजी जा रही. ये पैरामिलिट्री फोर्सेस की 100 कंपनीज हैं, जिसमें करीबन 10,000 जवान के आसपास स्ट्रेंथ होगी. पैरामिलिट्री फोर्सेस आर प्राइमरीली यूज फॉर इंटरनल सिक्योरिटी पर्पसेज और अंदरूनी सुरक्षा के हालात को मद्देनज़र रखते हुए. और जैसा कि हमारा लास्ट वीक कोर कमांडर साहब का वक्तव्य आया था कि जो अंदरूनी हालात हैं और जो अंदर से जो मोटिवेटेड यूथ हैं इस वक्त टेररिज्म के लिए, जिनको इंडोक्ट्रिनेट किया जा चुका है और जिन्होंने गन्स उठाई हैं, उन्होंने एक्चुअली कश्मीर की माओं से ये अपील करी थी कि अपने बच्चों को बोलें कि वो बंदूक छोड़ें, क्योंकि एनी वन फाउंड विद अ गन विल बी एलिमिनेटेड. उन्होंने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बताया था. तो आज की जो फोर्सेस के मोबिलाइजेशन का है, ये इसको आप मिलिट्री एक्शन के रूप में ना देखें. ये पर्टिकुलरली ये पैरामिलिट्री फोर्सेस का मूवमेंट जो होता है वो इंटरनल सिक्योरिटी को के बंदोबस्त को चाक चौबंद रखने के लिए, डिफेंस के लिए है या एक्शन के लिए, क्योंकि देश भी तो यही जानना चाहता है कि हम डिफेंस मोड में है या एक्शन मोड में है. रही दूसरी बात एक्शन लेने की और भारत की रणनीति की, जैसा कि आपने कहा कि भारत ये कोशिश कर रहा है. जाहिर तौर पर अगर आप देखेंगे, अभी 14 फरवरी को वो घातक हमला हुआ था हमारे सीआरपीएफ जवानों के ऊपर, जिसमें 40 से ज़्यादा जवानों ने अपने प्राण न्यौछावर किए. उसके बाद से अभी सिर्फ आज 9वां दिन है. इन 9 दिनों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इन 9 दिनों में जिन ऑप्शंस को हम कई सालों से वे करते आ रहे थे कि पाकिस्तान ऐसा करेगा तो हम क्या क्या कर सकते हैं, उनमें से 4 ऑप्शंस को हम एक्चुअली ग्राउंड पे क्रियान्वित कर चुके हैं. तो हम बात करते थे कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस हटा सकते हैं, हटा दिया गया. हम बात करते थे कि उन पे फाइनेंशियल इकोनॉमिक तौर पर कुछ लगाम लगा सकते हैं या उनको प्रेशराइज कर सकते हैं, तो हमने इंपोर्ट ड्यूटीज़ 200% बढ़ा दी. उनसे उन पे क्रंच हुआ कुछ. तीसरी चीज़ हुई, हम बात करते थे कि उनके जो अलगाववादी नेता हैं उनको उनकी सिक्योरिटी को क्यों ना विड्रॉ कर लिया जाए. वो भी विड्रॉ होना शुरू हो गई. ये 7 नेताओं की ऑलरेडी हो चुकी है और ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में मसला चला भी गया है कि इनको आगे तिहाड़ जेल में शिफ्ट कर दिया जाए. तो आप देखिए मूवमेंट कैसे हो रहा है. और सबसे बड़ी बात, इंडस वाटर ट्रीटी जो हमारे पास सबसे बड़ा एक्चुअली नॉन मिलिट्री वेपन था. इंडस वाटर ट्रीटी हमारे मंत्री श्री नितिन गडकरी साहब ने आकर ये साफ तौर पर जाहिर कर दिया है कि हम अगर ज़रूरत पड़ी तो उसको भी रिवोक करेंगे.
जी जी, तो पर ये इतना चीजें आसान अब नहीं है जल संधि को डिस्ट्रॉय करना, इतना आसान नहीं है, ये बात आप भी मानते होंगे। इतना देखिए आसान नहीं है। आसान तो नहीं है, मैं इसीलिए कह रहा हूं इट इज अ नॉन मिलिट्री एक्शन। आपको जिस चीज के इमीडिएट इफेक्ट चाहिए होते हैं वो डायरेक्ट एक्शन होता है। ये चीजें बड़ी होती हैं, दीज आर काइंड ऑफ पोस्चरिंग एंड दिस इज टू मेक द इंटेंशंस वेरी क्लियर। ये टाइम बाउंड चीज है जिसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन भारत सरकार ने पहली बार इतिहास में अपना इंटेंशन तो क्लियर किया कि हम इसको करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है, सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट द फैक्ट कि द गवर्नमेंट दिस टाइम इज वॉकिंग द टॉक। ओके, अच्छी बात यह है, कई लोगों ने कई फोरम्स में ये बोला कि पाकिस्तान के लिहाज से ये बड़ी अच्छी टाइमिंग थी इस बॉम्ब ब्लास्ट को अंजाम देने की, क्योंकि वो इस समय चुनाव का माहौल है हिंदुस्तान में और यहां पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पैदा कर सकते हैं। इसके विपरीत जो मेरा सोचना है, उनके लिहाज से ये उन्होंने इस टाइमिंग के लिहाज से अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारी है जी। क्योंकि इसको भी मैं बताता हूं क्यों जी। इसका कारण यह है कि कई बार पहले भी हमले हुए, कई बार हमने सोचा कि इसका मुंहतोड़ जवाब दें। हमारे प्रधानमंत्री ने इस बार भी कहा है कि मुंहतोड़ जवाब देंगे, लेकिन हर बार क्या होता था पहले कि पॉलिटिकल विल की लैक की वजह से, पॉलिटिकल विल नहीं होती थी या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती थी, जिसके चलते हम ये जो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन और जो फाइनल एक्शन था, जो हमें रूट कॉज को एड्रेस करना होता था थ्रू एवरीथिंग एट आवर डिस्पोजल, वो हम कभी नहीं कर पाए। इस बार मैं इस टाइमिंग को हमारे लिहाज से बहुत अच्छा इसलिए मानता हूं क्योंकि इस वक्त गवर्नमेंट पर भी प्रेशर है, क्योंकि चुनाव सर पे हैं। उनको भी पता है कि इस वक्त स्टेबल गवर्नमेंट है, दे आर इनफ इन नंबर्स, और अगर वो इस वक्त एक्शन करते हैं तो देश उनके साथ है। देश में, देश के कोने कोने से जनता की आवाज क्या है वो सबको લાઉડ એન્ડ ક્લિયર સુનાઈ દે રહી है। જી જી, હિરેનજી, એટલું ઈઝી લાગે છે જે રીતે વાત થઈ રહી છે, કારણ કે જો એટલું જ ઈઝી હોત તો પછી આ પહેલા પણ યુદ્ધ થયા 65, 71, 99, તો ત્યારે પણ કદાચ કાશ્મીરનો મુદ્દો હલ થઈ શક્યો હોત, પાકિસ્તાનને આપણે જડબાતોડ જવાબ આપી શક્યા હોત। ઠીક છે, જેટલા પણ સ્ટેપ અત્યાર સુધી લેવાયા છે એ યોગ્ય છે, જનતા પણ તેને સ્વીકારી રહી છે, જનતા પણ કહી રહી છે, જનતામાંથી પણ એક અવાજ આવી રહ્યો છે કે ના, હવે એક્શન લેવાનો સમય છે, પરંતુ લડશે કોણ? ત્યાં બોર્ડર ઉપર તો જવાનું લડવાના છે, જનતા નથી લડવાની। ત્યારે આપણી પાસે શું આપણે એટલા સક્ષમ છીએ? મિલિટરી ફોર્સિસની રીતે છીએ, સાધન સંસાધનની રીતે જોઈએ તો પાકિસ્તાનથી આપણે ડબલ છીએ, પરંતુ ચીન એક તરફ જે પાકિસ્તાનને સહયોગ કરી રહ્યું છે તેની સામે લડવા માટે આપણે સક્ષમ છીએ? બિલકુલ છીએ, આપણે ચીન સામે લડી શકવા માટે સક્ષમ છીએ। એ સાબિત થઈ ગયું હમણાં જ આપણે જ્યારે યુએનએસઆર એ નિવેદન આપ્યું, યુએનએસઆર એટલે કે યુનાઇટેડ નેશન યુનોની સિક્યુરિટી કાઉન્સિલે એ નિવેદન 15 તારીખે જારી કરવાનું હતું, પરંતુ એને અટકાવવા માટે ચીને એક જાહેરમાં અપીલ કરી કે આ અટકાવવું જોઈએ, નિવેદન ન થવું જોઈએ, પાકિસ્તાનને આપણે જૈશે મોહમ્મદને, મસૂર અઝહરને એ ટેરરિસ્ટ ઘોષિત ન કરવા, એવું ચીનનું જે મંતવ્ય હતું એને ફગાવી દેવામાં આવ્યું। એ આપણી સૌથી મોટી જીત છે। માટે ચીન આ ગેમમાંથી નીકળી ગયું અને દુનિયા સામે ઉઘાડું પડી ગયું, એ સૌથી મોટી જીત છે આ બાબતમાં। જી, અને આ ઉપરાંત કયા કયા પગલાં લેવા જોઈએ? આપને શું લાગી રહ્યું છે? કૂટનીતિ રીતે આપણે કઈ રીતે આગળ વધવું જોઈએ? કારણ કે આ સમય છે, જે રીતે અભિષેકજી પણ કહી રહ્યા છે કે આ એકદમ રાઈટ ટાઈમ છે ઇન્ડિયા માટે પાકિસ્તાનને જવાબ આપવા માટે। બિલકુલ રાઈટ ટાઈમ છે, અને રાઈટ ટાઈમ ક્યારેય નથી હોતો એવું નથી હોતું। મિલિટરી હંમેશા તૈયાર જ હોય છે, જે તે સમયે જડબાતોડ જવાબો આપેલા છે। સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક એનું સૌથી મોટું એક ઉદાહરણ છે, અને અહીંયા જે જરૂર છે એ માટે પ્રજાનો આક્રોશ બિલકુલ સમજી શકાય એવો છે, અને લોકો એવું કહી રહ્યા છે કે વોર થવું જોઈએ, પરંતુ વોર થાય છે ત્યારે બંને બાજુ કેઝ્યુઅલિટી થતી હોય છે સિવિલિયન્સની। એ જે સિવિલિયન્સની કેઝ્યુઅલિટી છે એને ટાળવા માટેનો પ્રયત્ન હંમેશા કોઈ પણ સરકારે કરવો જોઈએ, વોર ટાળવા માટેનો પ્રયત્ન બિલકુલ કરવો જોઈએ, પરંતુ એની સામે કોઈ સિગ્નિફિકન્ટ એક્શન એટલે કે એક પાવરફુલ કોઈ એક્શન લેવી એ પણ એટલું જ આ તબક્કે આપણા માટે જરૂરી છે। તો એવા સમયે શું શું પગલાં લઈ શકાય? પગલાઓ છે એ લેવાના 3 પ્રકાર હોઈ શકે। આપણે જેવું ગુજરાતી ભાષામાં કહીએ છીએ ત્રિપાખીયો જંગ, એટલે કે 3 બાજુથી એટેક કરવો। એ 3 બાજુ કઈ છે? એક બાજુ એવી છે કે જે સ્ટ્રેટેજિકલી એટલે કે વ્યૂહાત્મક રીતે આપણે એમને એ ઘેરીએ અને એના પર એ હુમલો કરીએ। એ સિવાય બીજી એક છે કે આપણે સ્ટ્રાઇક કરીએ, વોર કરીએ, સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક કરીએ, કે માર્શલ લો જેવી સિચ્યુએશન આપીએ। માર્શલ લો જેવી સિચ્યુએશન એ રીતે બની શકે, એક્ઝેક્ટલી માર્શલ લો ન થઈ શકે, પરંતુ આપણે એને લશ્કરને છૂટ આપવી પડે। તો વ્યૂહાત્મક રીતે આપણે જોઈએ, પહેલી બાજુ જોઈએ ત્રિપાખિયા જંગની, તો આપણે દુનિયામાંથી એને ઘેરી લીધું છે। આટલા સમયથી લોકો એમ કહેતા હતા કે પ્રધાનમંત્રી છે એ વિદેશ યાત્રાઓ કરે છે, અને વિદેશ યાત્રાઓથી શું ફાયદો થાય છે? વિદેશ યાત્રાઓથી ઘણો ફાયદો થતો હોય છે, સામાન્ય લોકોના સમજમાં કદાચ ન આવતું હોય, પરંતુ અત્યારે આપણે ફાયદો જોઈ શકીએ છીએ કે દુનિયા આખી આપણી પડખે ઊભી છે। તો વ્યૂહાત્મક હુમલો એ થઈ ગયો। બીજું આપણે જોઈએ છે
કે જે સ્ટ્રાઇક કરવાની વાત છે. તો એ સ્ટ્રાઇક કરવા માટે પણ આપણે આ રીતે એક સ્ટ્રાઇક કરેલી છે કે આપણે એમને નિકાસ દરમાં વધારો કરી દીધો છે, જેના કારણે અત્યારે વાઘા બોર્ડર પર 150થી વધારે વાહનો બ્લોક થઈ ગયા છે, જે લોકો અત્યારે આપણે ત્યાં કયું માલ મોકલી શકે એમ નથી. એ બિઝનેસનો એનો સ્ટોપ થાય છે, એના પર એને ગળે રૂંધાવા જેવી વાત આવશે. પાણી માટેની જે વાત નીતિન ગડકરીએ કરી છે કે નદીનું પાણી જ્યારે રોકવામાં આવશે ત્યારે એ હાલત એમની એ જીવી ન શકે એવી હશે. આપણે કદાચ કોઈ જૂના વિલન હતા ફિલ્મોના, અજીત સિંહ, એમણે એક એમનો એક ડાયલોગ હતો, इसे लिक्विड ऑक्सीजन में डाल दो, लिक्विड उसे जीने नहीं देगा और ऑक्सीजन उसे मरने नहीं देगा. આવી ખરાબ હાલતમાં આવશે ત્યારે પાકિસ્તાનને ઘૂંટણીએ પડવું જ પડશે. નહીં, પણ પાણી સંધિ એ જે જળ સંધિ છે એ રોકવાથી નુકસાન તો ભારતને પણ થશે. ભારત એ પાણી ક્યાં સમાવશે? આપણી પાસે એટલા ડેમ છે, એટલા જળાશય છે, આપણી પાસે કે પાણી સમાવી શકીશું? કારણ કે જળ સંધિનો નિર્ણય કહેવામાં બહુ સારું લાગે છે સર, અને એક ભારતીયની રીતે આપણને પણ ગર્વ થાય કે હા જળ સંધિ રોકી દેવી જોઈએ, પણ એનાથી નુકસાન તો આપણને પણ છે. એ જળ આપણે ક્યાં સમાવીશું? આપણી પાસે એટલા જળાશય જ નથી, એટલા ટેન્ક્સ નથી, એટલી નહેર પણ નથી. એના માટે આપણે 10-15 વર્ષ કદાચ એટલો સમય આપવો પડશે એ બનાવવા માટે. એટલે જળસંધિ મને નથી લાગતું કે આ સમય, કદાચ આપ તો મારાથી વધારે જાણકાર છો, આપ કદાચ એના ઉપર વધારે સ્પષ્ટતા કરી શકો છો હિરેનભાઈ. જે જળ સંધિ છે એ રોકવા માટે થઈને આપણી પાસે પહેલેથી વ્યવસ્થા ઓલરેડી ડેવલપ કરેલી પડી છે અને આપણે એ કામ રાતોરાત પણ નથી થવાનું. બિલકુલ સાચી વાત છે, પણ જો 15 વર્ષ જેવો સમય જે આપ કહો છો એટલો સમય નથી લાગે એવું, અને આપણે તુરંત કરી શકીએ, કેમ કે આપણી પાસે બાંધેલા ડેમો 18 ડેમો એવા તૈયાર છે કે જ્યાં આપણે આ પાણીને રોકી શકીએ. આની વ્યવસ્થા પહેલેથી જ થયેલી છે ઓલરેડી. આ સરકાર અને આની પહેલાની યુપીએ સરકારે પણ આ બનાવેલા ડેમો છે, જેના કારણે આપણે રોકી શકીએ છીએ. ઘણી બધી નદીઓમાં જ્યાં જ્યાં ડાયવર્ટ થશે એમાંથી ઘણી બધી સૂકી નદીઓ છે જ્યાં પાણી આવી જશે, ઉલટો આપણને ફાયદો પણ થશે આનાથી. પરંતુ આપણે આ જે સંધિ હતી એના કારણે એ વસ્તુ નહોતા કરી શકતા, એટલે આપણા ફાયદામાં છે જળસંધિ. ઓકે, એટલે તો પછી અભિષેકજી, તો પછી આપણે એક્શન લઈ લેવું જોઈએ, કારણ કે આપણે તો સધર છીએ, આપણી પાસે બધું જ છે જે કરવું જોઈએ. તો જળસંધિ કહે છે શું કામ બંધ કરીને પણ બતાવી જોઈએ સરકારે? તો પછી देखिए, जल संधि अगर आपको पता हो, मैंने पहले भी ये बोला, इट इज अ पार्ट ऑफ पोस्चरिंग. पोस्चरिंग माने आपका इंटेंशन इंडिकेट करता है कि यू विल गो टू एनी एक्सटेंट टू सॉर्ट आउट द मेनेस. इंपॉर्टेंट चीज ये है, ठीक है. और जब आपका मंत्री जाके ये कहता है, इसका मतलब है कि ऑन रिकॉर्ड उसने बोला है हमारे इंटेंशंस यही हैं. तो फिर अब मैं उसके बाद आपको जल संधि के बारे में बता दूं. आप जैसे कह रहे हैं हमारे पास जलाशय नहीं है और ये फैसिलिटीज नहीं है. यू may रेस्ट एश्योर्ड कि जब सरकार ऐसा स्टेटमेंट देती है तो वो ये सोच समझ के ही देती है कि इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए. ऐसा नहीं हो जाएगा कि हम उनका पानी स्टॉप कर देंगे और हमारा जम्मू कश्मीर और हरियाणा पंजाब में बाढ़ आ जाएगी. तो इसको मैच्योर थॉट प्रोसेस से समझने की कोशिश करें. इसमें क्या है, हमारा जो इंदिरा गांधी कैनाल है जो राजस्थान में फ्लो करता है, वो उसका भी कंप्लीशन अभी नहीं हुआ है. कुछ हमारा प्लान था पुराना जिसमें कि हमें इस ब्यास रिवर के वाटर को डाइवर्ट करके उसको यमुना में मिलाना था. यमुना अगर कभी नॉर्थवर्ड्स ट्रैवल किए हो तो उसमें जल स्तर बहुत कम हो चुका है, वो नदी सूख चुकी है. तो पंजाब और हरियाणा के इंटर स्टेट डिस्प्यूट की वजह से वो चीज पेंडिंग पड़ी थी. तो सरकार की नजर अब ये है कि इन दोनों चीजों को उसको कंप्लीट करके और ये डिस्प्यूट को रिमूव करके वो इंटरलिंकिंग करेंगे, जिससे हमारा फायदा ही होना है. और ये मैं नहीं कह रहा हूं ये तुरंत होगा, ये लॉन्ग टर्म मेजर है. जब आप मेरा भी कहना वही है कि ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, एकदम कहने से ये नहीं हो जाएगी. डराने के लिए, समझाने के लिए, बताने के लिए ये बात सही है. नितिन गडकरी ने जो बताया है वो सही है कि आप समझ जाओ, वरना हम ये भी कर सकते हैं. आगे हम बढ़ेंगे इस डिबेट में. આપણે રોકાઈ રહ્યા છે એક નાનકડા બ્રેક માટે. હજુ પણ એવા બીજા મુદ્દાઓ છે જે ઉપર ધ્યાન આપવાની જરૂર છે, જે મુદ્દે વાત કરીશું. સેનાને પણ છૂટ આપી દેવાય છે, પીએમએ પણ આ નિવેદન આપ્યું હતું, પરંતુ હવે સેના શું કરશે તે એક મોટો સવાલ અહીંયા આવી ગયો છે. છેલ્લા ઘણા સમયથી આપણે આવું જોતા આવ્યા છીએ, દેશની जनता જોતી આવી છે કે હવે સમય આવી ગયો છે. જેટલી वक्त अभिषेक जी, जितनी बार भी हमले होते हैं, आतंकवादी हमले होते हैं या फिर सीज फायर का उल्लंघन होता है, बस एक ही बात सामने आती है देश में से कि अब जवाब देना चाहिए, अब जवाब देना चाहिए, अब जवाब देना चाहिए. कब देंगे जवाब? क्या यही राइट टाइम है, यही सिचुएशन है जब हमें जवाब दे देना चाहिए? क्या वर्ल्ड भी हमारे साथ उसी तरह से जुटा हुआ है? अगर आप गौर करें तो कल का जो यूएन का जो कल स्टेटमेंट आया है, मैं आश्चर्यचकित हूं कि कल दोपहर में ये स्टेटमेंट आ चुका था और कल से लेकर आज तक किसी भी प्राइम टाइम या किसी इवन नेशनल चैनल ने भी ये मुद्दा नहीं, मेरे ख्याल से इस स्टेटमेंट को पूरा किसी ने नहीं पढ़ा है. कई लोगों ने कई उस स्टेटमेंट के एस्पेक्ट्स बताए कि उसमें भाई मौलाना मसूद अजहर का नाम नहीं इंक्लूड किया गया, चाइना की वजह से उसमें कुछ कम किया गया, लेकिन नेवरदलेस जैश ए मोहम्मद को तो नेम किया गया.
लेकिन सबसे बड़ी बात जो उस स्टेटमेंट में है, मैं उस स्टेटमेंट में से पढ़ के बताता हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट उसका एस्पेक्ट है। वो ये कहता है, दे अफर्म द नीड फॉर ऑल स्टेट्स टू कॉम्बैट बाय ऑल मीन्स। ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कह रहा है कि जिस स्टेट पर टेररिस्ट अटैक्स होते हैं उनको उसके अगेंस्ट सारे मीन्स यूज करके उसको कॉम्बैट करना है। तो वो भी रूल आउट नहीं कर रहा है कि मिलिट्री एक्शन नहीं लेना है। इस चीज पर कोई डिस्कशन ही नहीं हो रहा है। तो अगर आप देखें एंड व्हेन जब यूएन की तरफ से स्टेटमेंट आता है, रेजोल्यूशन पास होता है, उसके एक एक वर्ड का मतलब होता है। कल को अगर भारत मान लीजिए कि सैनिक कार्रवाई करता भी है तो ये दिस विल बी इन अकॉर्डेंस विद द यूएन रेजोल्यूशन ऑन द मैटर, द लेटेस्ट स्टेटमेंट गिवन बाय द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। जी, समझने वाली बात यह है। तो अब मेरे ख्याल से सब समझ सकते हैं कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और बिल्कुल सही जा रहे हैं। ये ऐसा वक्त है जिस तरह की परिस्थितियां इस समय हैं। समझने वाली बात यह है कि जैसी परिस्थितियां इस समय हैं वैसी परिस्थितियां दशकों में एक बार आती हैं। जब पॉलिटिकली आप स्टेबल हैं, यू हैव अ स्ट्रांग लीडरशिप। दूसरी बात, फाइनेंशियली एंड इकोनॉमिकली पाकिस्तान इज इन पिट्स, वो धरातल पर पड़े हुए हैं। वो लोन्स और उधार मांग मांग कर किसी तरह अपना काम चला रहे हैं। और डिप्लोमेटिकली इवन इंटरनेशनल ओपिनियन हमारे फेवर में है पूरी तरह से। बिल्कुल इस वक्त प्रेजेंट सिनेरियो में मिलिट्री एज जो है, अगर आप दोनों सेनाओं का, तीनों सेनाओं का भी आपस में तुलना करें तो भी हम उनसे बहुत बेहतर स्थिति में हैं। जहां तक लोग बीच में डिसुएड करने के लिए चाइना की बात करते हैं, तो हमें यह बात समझनी चाहिए कि चाइना अपने आप में एक शक्ति है। वो बहुत बड़ा देश है। पाकिस्तान जैसे टेररिस्ट नेशन के भाड़े के लिए गए एक टेररिस्ट के मिस एडवेंचर पे वो देश हिंदुस्तान जैसे बड़े देश से युद्ध में नहीं कूद पड़ेगा। अच्छा, हो सकता है उसकी मंशा हो आगे हमारे अगेंस्ट एग्रेशन करने की, तो भी जब उसको ये करना होगा तो वो अपनी रणनीति के तहत करेगा, अपने प्लान के तहत। वो एक फ्रीक टेररिस्ट अटैक पे कूद नहीं पड़ेगा। इसमें समझने की बात यह है, दीज थिंग्स आर डेल्ट एट अ वेरी हाई लेवल। तो हमें चाइना से ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, जो कल यूएन रेजोल्यूशन पास हुआ है, चाइना सबको पता है कि वीटो करता रहा है, लेकिन फिर भी वो रेजोल्यूशन पास हुआ। जी जी। तो एवरीथिंग इज इन आवर फेवर एंड आई थिंक यही टाइम है, वी हैव टू गो फॉर द नॉकआउट पंच। हाउ विल द नॉकआउट पंच बी डिलीवर्ड? जो आतंकवाद की जो सप्लाई लाइंस हैं, जो उनकी जड़ें हैं, जब तक आप उसको उखाड़ के नहीं फेंकेंगे ये खत्म नहीं होने वाला। वही मेरा अगला सवाल भी वही है अभिषेक जी, मेरा अगला सवाल भी वही है कि पाकिस्तान चले युद्ध भी हो जाएगा, किसी तरह से कूटनीति से भी काम कुछ हो जाए, परंतु હિરેન ભાઈ આતંકવાદને કેવી રીતે જડમૂળથી નાબૂદ કરીશું? કારણ કે એ તો છેક અંદર સુધી પેસી ગયો છે। કારણ કે ભૂતકાળમાં પણ કેટલા બધા આતંકવાદી નાના મોટા હુમલા અમદાવાદે પણ જોયા છે। તો એ આતંકવાદને કેવી રીતે આપણે નાબૂદ કરીશું? આતંકવાદ છે એના મૂળ આપણે વધારે સારી રીતે સમજવાની કોશિશ કરીએ તો જે ભારત પાકિસ્તાનનો આપણે જ્યારે ભારત અને પાકિસ્તાનની જ્યારે રચના થઈ, પાકિસ્તાન જ્યારે પેદા થયું, એના મૂળમાં જ એના જે ઝીણા છે એના એ અને આપણા ગાંધીજી હતા, ગાંધીજીની નીતિ હતી અહિંસા પર અને એની નીતિ હતી મારો કાપો પર। એ મારો કાપોની નીતિ ઉપર જ બનેલો આ કબીલો છે। હું તો આને દેશ જ નથી કહેતો, આ એક કબીલો છે। આ વિફરેલા, માફ કરજો પરંતુ બેફામ, બે લગામ અને હરામી લોકોની આખી પ્રકૃતિ છે। એને તમે વાટાઘાટોથી કે આ બધી વ્યુહાત્મક રચનાઓથી બિલકુલ ઘેરી શકો, બાંધી શકો, રોકી શકો, પરંતુ એ ટેમ્પરરી। એકવાર કંઈક ઘટના બને છે, ફરીથી બીજી ઘટના બને, ત્રીજી ઘટના બને, ઘટનાઓ બનતી જ રહે। આપનો સૌ મૂળભૂત સવાલ જ એ છે કે આપણે આને કાયમી રીતે કેવી રીતે કરી શકીએ। તો અહીંયા જરૂર તાત્કાલિક આ છે, જ્યારે આપણી પાસે આટલી સારી સિચ્યુએશન છે, આપણી પાસે આખી દુનિયાનો સપોર્ટ છે, આપણી પાસે આપણી સેના જ્યારે આટલી પાકિસ્તાનની સેના કરતાં અનેક ગણી મજબૂત છે, એવા સમયે આપણે બિલકુલ રીતે એના તમામ આતંકવાદી અડ્ડાઓ, આતંકવાદી સરગનાઓ જેટલા છે એ બધાને ખતમ કરવા જોઈએ। એક મઝૂર અઝદને ખતમ કરીને નહીં ચાલે। जी जी बिल्कुल अभिषेक जी, क्योंकि पास्ट में भी काफी कुछ हो गया, कंधार जैसा आपको इंसिडेंट्स भी याद है, कारगिल युद्ध भी हुआ था, हमारे बहुत सारे जवानों ने शहीदी, हमारे बहुत सारे जवान शहीद हुए थे। ऐसे वक्त में क्या आपको लगता है कि एकदम से अटैक कर देना चाहिए या फिर स्लो एंड स्टेडी, कहते हैं ना विंस द रेस, तो उस तरह से हमें आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, कैसे प्लान करना चाहिए
अचानक करना चाहिए या कितनी देर में करना चाहिए, 1 महीने में करना चाहिए या 6 महीने बाद करना चाहिए, ये सब चीजों पर सोच विचार ऑलरेडी शुरू हो गया है. आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स पर्पसली, बिकॉज देन वो एक मैटर हो जाएगा गोइंग इनटू द स्ट्रेटेजी एंड टैक्टिक्स कि कैसे होगा. लेकिन सब कुछ बहुत क्लियर है, सेनाओं को पता है कैसे करना है. उनका आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एटलीस्ट वायुसेना के लिहाज से, जो फ्रंट लाइन स्क्वाड्रन्स होती हैं, जो अपनी कॉम्बैट स्क्वाड्रन्स होती हैं, उनके पायलट्स को यहां तक ये भी पता होता है कि उनके डेजिग्नेटेड टारगेट्स क्या होंगे, क्योंकि एवरी फ्रंट लाइन स्क्वाड्रन हैज अ स्पेसिफिक रोल. यहां तक पता होता है. तो हमें खाली इस चीज पर ध्यान देना है कि प्रधानमंत्री ने 3-4 बार क्या कहा. और जब एक देश का प्रधानमंत्री एक बात को इतने डिटेल में बार बार बोलता है, तो मुझे नहीं लगता हमें उस पर संदेह करने की कोई भी जरूरत है. एक्शन होगा और एक्शन होकर रहेगा. हमें इसको हो सकता है, मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि अगर होगा तो मेरे अनुमान में किस तरह से होगा. वी विल स्टार्ट विद प्यूनिटिव एयर स्ट्राइक्स, प्रिसिशन एयर स्ट्राइक्स. आज आपको बताऊं कि हमारी वायुसेना के पास इतनी काबिलियत है कि हमारे पास स्टैंड ऑफ प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन ड्रॉप करने की रेंज 200 किलोमीटर से अधिक है. मतलब कि हम अपने क्षेत्र में 100 किलोमीटर अंदर फ्लाई करते हुए भी 100 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक अक्रॉस दी एलसी प्रिसिशन स्ट्राइक्स कर सकते हैं. उसके बाद ये होगा इनिशियल, ताकि हम जो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है अक्रॉस दी लाइन ऑफ कंट्रोल उसको नेस्तनाबूद करें. अब बाकी उसके बाद जाहिर सी बात है कि अगला देश कुछ करेगा, या तो वो कुछ करेगा या फिर इस बात पर छोड़ देगा. अगर वो इतना ही कमजोर है तो इस बात पे छोड़ देगा कि ठीक है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, अंडरस्टैंडिंग इट्स ए डिस्प्यूटेड टेरिटरी, तो खाली टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को हम टारगेट कर रहे हैं, तो वो शायद ना लें एक्शन. लेकिन अगर एक्शन लेते हैं तो उनके लिए और भी बड़ी मुसीबत की बात है. अगर वो एक्शन लेते हैं तो नुकसान उनका ही है. बैठने वाले नहीं है. पहली बात यह है कि आज तक हमने जितनी भी हमारी हिस्ट्री में एवर सिंस इंडिपेंडेंस, हमने कभी वी हैव नेवर बीन द एग्रेसर. और हम अटकलें ये लगाते रहते हैं कि हम अटैक करेंगे तो वो क्या करेगा, फिर हम अटैक करेंगे तो हमारा भी तो नुकसान होगा. कभी एक मौका भी तो उसको दें, हो सकता है अटैक करने के बाद वो बकल डाउन कर जाए. जी चलिए देखते हैं आगे आगे क्या होता है. हालांकि आज राजस्थान में थे नरेंद्र मोदी पीएम, और उन्होंने वहां पर एक सेंटेंस बोला था, वो मुझे याद रह गया है कि मोदी है तो मुमकिन है. अब देखना है कि आगे आगे क्या होता है. शुक्रिया अभिषेक जी और हिरेन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए.